माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नंबर संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या वह गणितीय मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिसके द्वारा हम लोग कुछ भी काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं या गणना कर सकते हैं। जो संख्या होती है, संख्या को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग है रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिसको R से दर्शाते हैं, और दूसरा भाग यह इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या जिसे I से दर्शाते हैं, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर C, सम्मिश्र संख्या। जिस संख्या का वर्ग करने पर हमको ऋणात्मक मान प्राप्त होता है उसे हम लोग काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे अगर रूट में -1 है, रूट में -1, रूट में -2, रूट में -3, रूट में -4, तो इन सभी संख्याओं का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हमको ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे अगर यह -1 है, रूट में -1, इसका वर्ग करेंगे तो हमको -1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर यह जो रूट होगा वह समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर -2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो रूट में करड़ी में -1, करड़ी में -2, करड़ी में -3, इस तरह से जितनी भी संख्याएं करड़ी में होती हैं वह सभी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और इन सभी संख्याओं को छोड़ दीजिए, अगर इन सभी संख्याओं को छोड़ दें तो जितनी भी संख्याएं बाकी बचती हैं तो वह सभी रियल नंबर हो जाते हैं। जैसे अगर 1, 2, 3, 0 कुछ भी संख्या अगर ऐसी आती है तो वह सभी संख्या हमारा रियल नंबर हो जाएगा। दशमलव की संख्या जैसे पॉइंट का 1.2, 1.3 या 2/3, 4/3, इस तरह से अपान की जो वैल्यू होगी तो वह भी रियल नंबर होता है। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, जैसे यह सभी नंबर हैं वह भी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि यह बहुत सारी संख्याएं जिनको एक तरह बोलो कि रूट में -1, रूट में -3, रूट में -3, रूट में -4, इन सभी संख्याओं को छोड़ देने पे जो भी बाकी संख्याएं बचती हैं वह सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या होती है। अगर हम लोग रियल नंबर, जैसे अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ दें तो उससे संख्या जो प्राप्त होती है तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। तो यह अगर इसे घटाने पर, जैसे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को घटाएंगे तो उससे भी जो संख्या प्राप्त होगी वो भी सम्मिश्र संख्या ही होती है। एक उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। जैसे 2 है, 2 प्लस अगर रूट में हम यहाँ पे -5 कर देते हैं, रूट -5, तो इस तरह से 2 प्लस रूट में -5, या अगर हम लोग इसे दूसरी तरह से भी जैसे लिख लें, अगर 3 माइनस रूट में यहाँ पे रूट में -6, तो अब यह जो संख्याएं हैं तो चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो तो इससे जो संख्या प्राप्त होती है वह सम्मिश्र संख्या होती है। तो हम लोग अब इसमें नंबर की परिभाषा फिर से देख लेते हैं, सबके बारे में फिर इनकी परिभाषा देख लेते हैं और अच्छे से इसके बाद में फिर वास्तविक संख्या के भाग के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम लोग संख्या की परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनीशन इसका। नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू विच इज यूज टू काउंट एंड मेजरमेंट। नंबर एक संख्या होती है जिसका उपयोग हम लोग गणना और माप के लिए करते हैं। तो गणना और माप के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं तो उसको संख्या कहा जाता है। संख्या को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है यह रियल नंबर, R वास्तविक संख्या। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, तो इसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या की एक दूसरी परिभाषा भी है, दैट वैल्यू विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। वह संख्या वह मान जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो जैसे इसकी एक दूसरी यह भी परिभाषा थी कि अगर हम लोग जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या
कहते हैं, क्योंकि हम लोग काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। जैसे यह संख्या रेखा है तो यहाँ पे कोई दशमलव की वैल्यू है या कोई भी वैल्यू हम लोग इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो इसलिए यह जो हमारा मान होगा तो यह रियल नंबर वास्तविक संख्या को r द्वारा दर्शाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे यह माइनस अनंत से लेकर के या प्लस अनंत तक, इसके बीच की जितनी भी वैल्यू माइनस में, प्लस में, जीरो, जितनी भी वैल्यू होंगी तो वह सभी रियल नंबर वास्तविक संख्या होंगी। इसके अलावा जितने भी अपान की वैल्यू, जैसे अपान में लिखते हैं 1/2, 1/3, 1/4 या माइनस में 1/2 माइनस 1/3 या -2/3, इस तरह से बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं। इसके अलावा जो दशमलव की वैल्यू है, जैसे दशमलव में यह रिपीटेड वैल्यू है 0.333 या रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4, यह सभी जो संख्याएं होती हैं तो इनको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और इसका डिफिनीशन में आप बोल सकते हो दैट वैल्यू विच गिव्स नेगेटिव रिजल्ट्स व्हेन स्क्वायर्ड इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अगर हम लोग ऐसी वैल्यू की जिसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद में हमको नेगेटिव वैल्यू फाइंड हो तो उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे जो i इक्वल टू जो सबसे छोटा इमेजिनरी नंबर या रूट में -1 होगा, और इसको हम लोग i से डिनोट करते हैं। जैसे अगर रूट में -2 है तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या रूट में 2 इंटू रूट में -1, तो यह जो रूट में 2 होगा तो यह वैल्यू तो रियल हो गया, और उसके साथ में यह i, क्योंकि यह रूट में -1 की वैल्यू कितना होगा i। तो इस तरह से यह जो इमेजिनरी नंबर होते हैं यह रियल नंबर के मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यह जो सबसे छोटा इमेजिनरी नंबर है रूट में -1 है, और इसके रूप में भी हम दूसरे इमेजिनरी नंबर को लिख सकते हैं, या सिंपल रूप में कह सकते हैं कि जिस संख्या का स्क्वायर करने पे हमको ऋणात्मक मान, जैसे -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो -2 फाइंड होगा, तो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। वह मान जो वर्ग करने पर ऋणात्मक परिणाम देता है काल्पनिक संख्या कहलाता है, और इसे i द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे जो i की वैल्यू होती है रूट में -1, अब यहाँ पे अभी आपको बताया जैसे रूट में -2 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट में 2 और i। इसी तरह से यह रूट में 3i, रूट में 4i, तो रूट में 4i, तो रूट में 4 को हम लोग 2 इसके बाद में फिर i आ जाएगा, क्योंकि जब इसे हम लोग ऐसा रूट में 4 इंटू i लिखेंगे तो रूट में 4 की वैल्यू फिर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर यह रूट में -3 है तो हम इसे अलग से केवल रूट में 3 नहीं लिख सकते, जब भी लिखेंगे तो रूट में 3i, रूट में 4i, और रूट में 4 की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो इस तरह से 2i प्राप्त हो जाएगा। तो यह सभी संख्याएं जो होंगी तो वह काल्पनिक संख्या जो रूट में -2, रूट में -3, रूट में -4, यह सभी संख्या। यह तीसरा पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, इसे ध्यान समझ लेना, यह बहुत से एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले भी बताया आपको, इसे सी से डिनोट करते हैं, और जो यह वैल्यू होती है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को चाहे प्लस करो या माइनस करो, उससे जो वैल्यू फाइंड होती है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पर इसे एक दूसरे रूप में भी दर्शाया जाता है a + -ib। यह जो a वैल्यू होती है, यह जो a और b जो वैल्यू है यह रियल नंबर होते हैं, a और b रियल नंबर होते हैं, और i इसमें इमेजिनरी नंबर होगा। और i की वैल्यू अभी आप लोगों को बताया, i की वैल्यू यह रूट में -1 होता है, और इस तरह से या और जो b होगा तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हिंदी में इसे समझ सकते हैं जो वास्तविक संख्या है और जो काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर और काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, इनका जो समूह होता है उसको हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे c द्वारा दर्शाया जाता है। यह सेम ऐसा यहाँ पे जो यह a +
माइनस आई भी होता है। तो इसे अभी इसके पहले भी आपको एग्जांपल बताया था, जैसे अगर यहाँ पे रूट में टू या प्लस या आई इंटू रूट में 3 हो जाए, आई इंटू रूट में 3, तो यह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। मीन्स यह जो रूट 2 है तो यह आपका रियल है, और रूट 3 है यह भी रियल है, और जो यह प्लस आई मीन्स अगर इमेजिनरी नंबर आपका प्लस या माइनस में आ गया तो वह सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यह कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ एग्जांपल, जैसे 2 प्लस रूट में -1, तो इसे हम लोग यह 2 प्लस यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो रूट में -1 होगा तो यह इमेजिनरी नंबर, इसकी वैल्यू आई होता है। यहाँ पर भी इसे जैसे रूट में 2 यहाँ पे प्लस या आई, इस तरह से यह लिख सकते हैं। यहाँ पे यह प्लस की जगह आप माइनस भी रख सकते हो, अगर यहाँ माइनस होता तो इस तरह से यह माइनस। यहाँ पे 5 प्लस रूट में -3 है तो इसे आप लिख सकते हो जैसे अगर अलग से, और यह भी ऐसा भी लिखा हो सकता है, या यहाँ पे रूट में 3 और इसे अलग से यहाँ पे आई भी लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट में -1, रूट में 3 इंटू रूट में -1 लिख सकते हो, और रूट में -1 की वैल्यू आई हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर सब के बारे में समझ लिया। अब यह जो वास्तविक संख्या होगी, तो वास्तविक संख्या के भी 2 भाग होते हैं, एक रेशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो जो रेशनल नंबर होता है इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जितने भी जैसे रेशनल नंबर होंगे, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मीन्स जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई भी बाकी की संख्या भी जैसे 1, 2, 3 या -1, -2, 0, इस तरह से कोई भी संख्या होगी तो वह परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर परिमेय संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने, जैसे वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याओं को छोड़ देने पे जितनी भी संख्याएं बचती हैं, या हम कह सकते हैं कि जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ पे जो संख्या होती है यह दशमलव के रूप में होगी, लेकिन उसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अर्थात वह संख्या जो होती है वह नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, अर्थात वह संख्या बढ़ती ही जाती है, जैसे 1.13456, तो एंड नॉन रिपीटिंग मतलब वह दोबारा संख्या नहीं आएगी, जैसे बहुत बार होता है 1.3333 आ गया, या 1.232323, इस तरह से, तो वह नॉन रिपीटिंग संख्या होती है, अर्थात वह संख्या फिर दोबारा रिपीट नहीं होगी, तो उसे हम लोग अनावर्ती बोलते हैं या अपुनरावर्तित, उनकी संख्या वह फिर से दोबारा रिपीट नहीं हो। जैसे पाई की वैल्यू होती है, या रूट में 3 की वैल्यू, रूट में 2 की वैल्यू, या सभी जो भी वैल्यू आती है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे पहले अभी बताया कि या p/q के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर या q इज नॉट इक्वल टू यह 0 होता है, और इसे q द्वारा दर्शाया जाता है। हिंदी में भी आप इसे समझ सकते हो कि यहाँ पे भी यह परिमेय p/q या आपका परिमेय संख्या होगा यदि इसमें p और q पूर्णांक होने चाहिए, तो हाँ, और इसे q द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे यह ध्यान रखना कि जो p और q है यह इंटीजर पूर्णांक, तो जो इंटीजर या पूर्णांक होता है तो जैसे वह -1, -2, 0 या 1, 2, 3, 4, लेकिन यह ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपको 0 नहीं रखना है, और बाकी यह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। परिमेय के कुछ उदाहरण यहाँ पे, जैसे यह 1, 2, 3 कोई भी संख्या अनंत तक, या -1, -2, -3, यह भी माइनस अनंत तक, या 1/2, -1/3, या प्लस में 2/3, या 0.333। यहाँ पे देखो यह वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 0. जो 3 है 3 बार बार यह रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जैसे 3.2323, यहाँ पे 2323, इस तरह से यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अगर ऐसी संख्या अगर आती है तो वह परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि हम लोग इन सभी संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकेंगे।
अब दूसरा भाग था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग दूसरी तरह से समझ सकते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स टर्मिनेट नहीं हो, मतलब टर्मिनल पॉइंट होता है एक, जैसे अंत पॉइंट, टर्मिनल मीन्स अंत, जो जिसका अंत हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिसका अंत नहीं हो। एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग का मीनिंग होता है या जो दोबारा, मतलब जैसे रिपीट नहीं हो, मतलब वह संख्या क्या हो, बार बार नहीं आए या पुनरावर्तित नहीं हो। जैसे इसमें एक यह अनावर्ती होता है, आवर्ती, आवर्ती का मतलब जैसे आवर्तकाल, आवर्तकाल में क्या रहता है कि जैसे कोई भी संख्या है वह बार बार वह अब पुनरावृत्ति करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग मीन्स वह पुनरावर्तित नहीं हो, अनावर्ती हो। और अशांत, अशांत मतलब कि उसका एंड नहीं हो, वह संख्या लगातार चलती रहे। तो अगर ऐसी संख्या होती है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर की देखो यहाँ पे जो डिफिनेशन होगा कि उस वह नंबर जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं एंड देयर डेसिमल नेवर टर्मिनेट आ रिपीट, और जिसका डेसिमल, जो जिसका दशमलव होगा वह कभी अंत नहीं हो या कभी रिपीट नहीं हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। हिंदी में अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें एक सरल भिन्न p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यह ध्यान रखना, नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि उनका दशमलव कभी समाप्त या दोहराता नहीं है, क्योंकि उनका जो दशमलव होता है वह कभी समाप्त या रिपीट नहीं होता है। इरेशनल नंबर की एक दूसरी परिभाषा इस प्रकार भी देख सकते हैं, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डू नॉट रिपीट देयर वैल्यूज आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स एंड नेवर टर्मिनेट। अर्थात अपरिमेय संख्या वे दशमलव बिंदु होते हैं जो अपने मूल्यों को कभी दोहराते नहीं हैं और कभी समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात लगातार यह चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो वह सभी इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7, इस तरह से जो नंबर हमको फाइंड होते हैं तो वह सभी इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जैसे रूट में 2 वैल्यू है, रूट में 2 1.4142, इस तरह से यह वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है और यह कोई भी वैल्यू इसमें रिपीट नहीं हो रही है, तो इस तरह से यह इरेशनल नंबर है। इसी तरह से जो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73205080, इस तरह से यह वैल्यू यह समाप्त नहीं होती है, लगातार बढ़ती जाती है और रिपीट भी नहीं होती है, तो इस तरह से यह अशांत है एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब यह दोबारा रिपीट भी कोई संख्या नहीं हो रही है, अतः यह इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पाई होता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पाई की वैल्यू 3.14159265, इस तरह से यह वैल्यू यह लगातार बढ़ती जाती है और तो इस तरह से यह भी नॉन रिपीट वैल्यू है, तो यह भी आपका इरेशनल नंबर है। और हाँ, इसमें यह एक ध्यान देना होता है, जो पाई की वैल्यू बहुत बार यह 22/7 लिखा जाता है, तो यह जो 22/7 है तो यह तो रेशनल नंबर होता है, मतलब यह पाई की जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट π/2 नहीं होती है। यह जो π/2 जैसे अगर 22/7 होता है तो इसकी वैल्यू 3.1428 57 इस तरह से इसकी वैल्यू यह बढ़ती है। तो इसमें हम देख रहे हैं तो केवल यह क्या है कि 2 पॉइंट तक 3.14 तक यह सेम होता है, तो इसे लगभग के रूप में या लगभग इसकी जो वैल्यू होती है इसके लगभग होता है, इसलिए पाई की जगह हम लोग बहुत बार 22/7 रख लेते हैं, लेकिन यह केवल यह लगभग वैल्यू होती है, यह एक तरह से काम चलाने के लिए ऐसा रख लिया जाता है, जबकि इसकी एक्यूरेट वैल्यू 3.141592 इस तरह से होता है। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो पाई है तो पाई तो आपका इरेशनल अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 22/7 है वह परिमेय संख्या है। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना, क्योंकि यह जो 22/7 और पाई की वैल्यू दोनों सेम नहीं होते हैं, यह लगभग वैल्यू होती है। तो एक यह सरल ढंग के लिए यह कि कहीं पे वैल्यू आसानी से रखा जा सके, इसलिए एक तरह से इसे
22/7 भी बहुत जगह पे रख लिया जाता है, लेकिन इसकी दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती है। तो इसलिए आप हमेशा यह ध्यान रखना कि 22/7 यह परिमेय होता है, रेशनल होता है, और जो पाई होता है वह इरेशनल होता है, और दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती है। और एक दूसरी वैल्यू ई भी होती है, ई की वैल्यू 2.7187 यह भी होता है। इस तरह से यह भी जो नंबर होता है ई होता है, तो यह भी आपका इरेशनल होता है। तो इस तरह से यह पाई और ई को ध्यान रखना। तो इस तरह से हम लोग यह रियल के यह दो भाग रेशनल और इरेशनल पढ़ लिए। हाँ, इसमें यह जो बाकी जैसे यह काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या, इन सब के लिए मैं अलग से भी फिर से वीडियो बनाऊंगा, जिसके इसमें बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तो इसलिए आप यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इनके बाद जो रेशनल होते हैं, रेशनल परिमेय संख्या, यह भी दो प्रकार के होते हैं। यह इंटीजर पूर्णांक एंड नॉन इंटीजर अपूर्णांक। जैसे जो इंटीजर या पूर्णांक होते हैं, तो यह जैसे संख्या अपना -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। और यह जो नॉन इंटीजर अपूर्णांक होते हैं, इनको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो यह भी दशमलव के रूप में, इसके ऊपर हम लोग जो अपरिमेय पढ़े वह भी दशमलव के रूप में था। यहाँ पर भी अपूर्णांक यह भी दशमलव के रूप में रहते हैं, लेकिन इन दोनों के दशमलव में अंतर होता है। जो अपरिमेय होता है, तो अपरिमेय यह क्या नॉन रिपीटिंग होते हैं, लेकिन यह जो होंगे यह नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। अर्थात तो यह जो संख्या जैसे 0.3333 वह रिपीट होने लगेगा, तो यह इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या रहता है कि संख्या वह रिपीट नहीं होती थी। इस तरह से इसमें जो अपूर्णांक होगा यह सभी भी दशमलव के रूप में होंगे, लेकिन यह संख्या रिपीट होगी, मतलब शांत होंगे या अशांत होंगे तो संख्या रिपीट होगी। तो इसमें देखो जो इंटीजर पूर्णांक होते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, जो ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या में -3, -2, -1 अनंत तक, और इसमें धनात्मक संख्या में 1, 2, 3, जिसे नेचुरल नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, और जीरो। तो इन सबको अगर हम लोग मिला देते हैं तो उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, और उसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यह जो ऋणात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या और शून्य जो होता है, उसका जो संग्रह कलेक्शन होता है, उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब इसे हम लोग इस तरह से उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जैसे माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। अर्थात इनके बीच में जो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से जितनी भी संख्याएँ आती हैं, तो वह सभी पूर्णांक के रूप में होती हैं। तो ध्यान रखना, इनके बीच में यह जो दशमलव की संख्या, जैसे -3, -2 के बीच में दशमलव की जो संख्या होगी, तो वह पूर्णांक में नहीं आएगी। अब दूसरा भाग इसमें जैसे नॉन इंटीजर आर फ्रैक्शनल डेसिमल, मतलब अपूर्णांक या भिन्नात्मक दशमलव। इसके पहले जो हम लोग अपरिमेय पढ़े इरेशनल नंबर, तो उसमें यह अभिन्नात्मक दशमलव था, मतलब कि वह भी दशमलव में था, लेकिन उसको दशमलव को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। लेकिन इसमें जो दशमलव होगा उसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकोगे। तो रेशनल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, जैसे इंटीजर के अलावा जो भी यहाँ नंबर बचते हैं, तो वह सभी फ्रैक्शनल डेसिमल आ जाते हैं। क्योंकि जो इंटीजर होगा तो इंटीजर में -2, -3 यह सभी नंबर आते हैं, और जो नॉन इंटीजर इसमें बचते हैं कि वह रेशनल नंबर हो और इंटीजर नहीं हो, तो वह जो बाकी नंबर बचेंगे तो वह पूर्णांक या दशमलव के वाले हो जाते हैं, तो वह हो जाएंगे नॉन इंटीजर और फ्रैक्शनल डेसिमल। या पूर्णांक के अतिरिक्त परिमेय संख्या को अपूर्णांक या भिन्नात्मक कहा जाता है। मतलब पूर्णांक के अलावा जो भी संख्या बचती है तो परिमेय संख्या में उसे हम लोग भिन्नात्मक दशमलव या अपूर्णांक कहते हैं। जैसे 1.2, 0.3, 2.36 या 0.333, यह अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो यह सभी अपूर्णांक या भिन्नात्मक दशमलव के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से यह परिमेय संख्या दो प्रकार के, इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं और नॉन इंटीजर भी दो प्रकार के। नॉन इंटीजर में सबसे पहले समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो इसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है यह शांत दशमलव, मतलब कुछ अंक के बाद में, जैसे दशमलव के कुछ अंक के बाद में यह जा करके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यह जो नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव होते हैं तो यह मतलब रिपीट होते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब वह समाप्त नहीं होंगे, लेकिन यह रिपीट होते रहते हैं। जैसे जो संख्या होगी वही संख्या बार बार आने लगती है। इसके पहले यह इरेशनल में जो मेन डिफरेंस यही था कि उसमें क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था। यहाँ पे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे यहाँ पे अगर 0.333 तो 0.33 बार बार आएगा, और इसके पहले इरेशनल में 0. जैसे अगर 3 है तो 3, 5, 6 अलग अलग। तो इस तरह से जो नॉन इंटीजर अपूर्णांक होते हैं या दशमलव वाले अंक होंगे, एक तो शांत होगा और दूसरा अशांत होगा। इसे अशांत आवर्ती पुनरावर्ती दशमलव, मतलब यह बार बार यह उसी नंबर का आवर्तकाल, मतलब जैसे आवर्तकाल होता है आवर्ती होता है उसमें, तो उसी तरह से इसमें भी पुनरावर्तित, मतलब बार बार वही उसी नंबर का पुनरावृत्ति होता रहेगा। जैसे घड़ी होता है तो घड़ी आवर्ती गति करता है, तो घड़ी की जो सुई होती है तो वह बार बार अपने पथ को दोहराता है। इसमें भी क्या करता है कि वो जो अंक होगा वह बार बार वही अंक अगर आने लगता है तो वह हो जाएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल, यह अशांत आवर्ती पुनरावर्तित दशमलव। तो सबसे पहले हम लोग शांत दशमलव के बारे में पढ़ लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज नंबर्स विच एंड्स आफ्टर फ्यू डेसिमल पॉइंट्स, मीन्स जैसे फ्यू कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद में समाप्त हो जाते हैं, तो इसके लिए इनको शांत बोलते हैं। शांत दशमलव वे संख्याएं हैं जो कुछ दशमलव बिंदुओं के बाद में समाप्त हो जाती हैं। जैसे कुछ दशमलव बिंदु के बाद में यह संख्याएं समाप्त हो जाएंगी या लगातार नहीं चलेंगी, मतलब अशांत नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे ये 1.23, 5.678, 54.2586, इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यह सभी संख्याएं क्या हो रही हैं कि कुछ दशमलव के कुछ बिंदुओं पे जा कर के यह समाप्त हो जा रही हैं। तो इसकी परिभाषा में भी यही बताया गया कि शांत दशमलव ये संख्या है जो कुछ बिंदुओं के बाद में समाप्त हो जाती हैं। अगर ऐसे पॉइंट होंगे तो उन लोगों को हम लोग शांत दशमलव संख्या कहते हैं। और इन सभी संख्याओं को, जो यह सभी संख्याएँ हैं, इनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर रिकरिंग नंबर्स, अशांत आवर्ती पुनरावर्तित, अर्थात जो अशांत हो और आवर्तित हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो दोज नंबर्स विच कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन रिपीटिंग मतलब वह रिपीट होना जारी रखते हैं। सेम वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। तो यह अगर नंबर यह क्या, जैसे यह रिपीट होता रहे और डेसिमल के बाद में और नॉन टर्मिनेटिंग रहे, अर्थात उसका अंत नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। वे संख्याएं जो दशमलव बिंदु के बाद उसी मान को दोहराती रहती हैं, जिन्हें अशांत आवर्ती पुनरावर्ती दशमलव के रूप में जाना जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 0.3333, यह देख रहे हो दशमलव के बाद में यह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग 0.3 बार बराबर, जैसे 3.9, 3/9 यह यहाँ पे कैसे आता है इसको मैं इसके बाद के वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को। तो अब इसी तरह से अगर जैसे 0.666 अगर बार बार है तो 0.6 बार उसे लिख सकते हैं 0.6 बार, और उसे जैसे 6/9 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे P/Q के, मेन अपना यह है कि इन सभी संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जबकि जो इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय होते हैं, उनमें हम लोग दशमलव की संख्याएं होती हैं, लेकिन वह हम लोग उनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसमें लिख सकते हैं। अतः यह सभी संख्याएं अशांत आवर्ती होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यह नॉन इंटीजर के बारे में देख लिया कि यह शांत दशमलव और अशांत के रूप में रहेंगे, लेकिन यह पुनरावर्तित होंगे, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह नॉन इंटीजर अपूर्णांक या परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसमें परिमेय संख्या का जो
यह पहला पार्ट यह इंटीजर पूर्णांक। तो इंटीजर पूर्णांक के अंतर्गत यह ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं, जैसे यह माइनस की जितनी भी वैल्यू होगी, माइनस अनंत से लेकर के -1 तक, तो यह ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएंगे। और अऋणात्मक पूर्णांक जिसे हम लोग होल नंबर्स पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, तो इसमें यह 0 से लेकर के जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वह सभी होल नंबर में होती हैं। तो अभी हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें इंटीजर में पहला यह नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक एन इंटीजर दैट इज लेस देन 0 इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। जो पूर्णांक 0 से कम हो अर्थात 0 से छोटा हो तो उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और इसे z माइनस से दर्शाते हैं। तो 0 से छोटा होने का मतलब जैसे -1, -2, -3, माइनस अनंत तक जो संख्याएं होगी तो हम 0 से छोटी होगी और हम लोग उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। यह पूर्णांक इंटीजर को हम लोग z से दर्शाते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक होने के कारण इसे z माइनस से दर्शाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना यह z माइनस है, z माइनस से दर्शाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होगा माइनस अनंत से लेकर के -1 के बीच में जितनी भी संख्याएं होगी वह सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अब इंटीजर का यह दूसरा भाग यह नॉन नेगेटिव इंटीजर आर होल नंबर, अऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या अर्थात जो ऋणात्मक नहीं हो। तो ऋणात्मक नहीं होने वाले नंबर है एन इंटीजर दैट इज आइदर 0 आर ग्रेटर देन, जो या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, तो वह अर्थात ऋणात्मक नहीं होगा। तो उसे हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर पूर्ण संख्या कहते हैं। इस तरह से यह एक पूर्णांक जो 0 या 0 से अधिक है को अऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसकी एक दूसरी परिभाषा भी इस तरह से कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 इज कॉल्ड होल नंबर। जो होल नंबर संपूर्ण संख्या होता है, जितने भी नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं तो वह अऋणात्मक पूर्णांक होते हैं अर्थात यह धनात्मक होते हैं। और 0 धनात्मक संख्या और जो 0 को अगर हम लोग मिला दें तो उससे जो नंबर प्राप्त होता है तो वह पूर्ण संख्या होगी। और होल नंबर को यह W से डिनोट किया जाता है। और इसमें सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह और 0 को संपूर्ण संख्या कहा जाता है या इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है और इसे W द्वारा दर्शाया जाता है। और इसमें जो पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 या जितने भी या अनंत तक जितने भी नंबर होंगे तो वह सभी पूर्ण नंबर या पूर्ण संख्या होते हैं। अब इसमें हम लोग देखें कि यह इंटीजर जो है वह उसके दो भाग हैं, ऋणात्मक इंटीजर और यह पूर्ण संख्या। जो यह पूर्ण संख्या होती है यह भी दो प्रकार की होती है, एक 0 होता है, एक धनात्मक पूर्णांक या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जो यह पूर्ण संख्या होती है 0, 0 और धनात्मक पूर्णांक का कलेक्शन होती है। इसमें 0, 0, 0 इज द नंबर between the set of all negative numbers and the positive numbers। जो 0 होता है यह धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बीच की संख्या होती है। 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं के बीच की संख्या होती है। होल नंबर का दूसरा पार्ट है यह नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जिसे पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। और यह काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय n। क्योंकि हम लोग कहीं पे यह जो नंबर स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर बोला जाता है। और जो पूर्ण संख्या होती है उसमें 0 मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो यह गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है जिसे कैपिटल N द्वारा निरूपित किया जाता है। क्योंकि हिंदी में जो अपना नंबर होता है तो उसको हम लोग गिनती ही कहते हैं, इसलिए जो यह गिनती संख्या होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। नेचुरल नंबर के अंतर्गत, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत 1 से लेकर के अनंत तक की 1, 2, 3, 4, 5 या कितनी भी बड़ी वैल्यू हो तो अनंत तक की जो भी जितने भी धनात्मक वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो वह सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में आते हैं। तो इस तरह से यह नेचुरल नंबर को आपको
याद रखना है 1 2 3 से अनंत तक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह जो नंबर होगा 3 प्रकार का, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और इन दोनों को जोड़ने या घटाने से सम्मिश्र संख्या मिलेगी। और जो वास्तविक संख्या होगी तो उसे हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय मतलब जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात ये दशमलव की संख्याएं होंगी लेकिन इनको p/q के रूप में आप नहीं लिख सकोगे। और यह संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हो उनको परिमेय संख्याएं कहेंगे। परिमेय संख्या को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर और नॉन इंटीजर में। जो नॉन इंटीजर होते हैं वह शांत दशमलव और अशांत आवर्ती पुनरावर्तित दशमलव होते हैं। और अर्थात यह शांत दशमलव जो जिसका अंत हो जाता है, और अशांत आवर्ती अर्थात जिसका अंत नहीं होता है, वो बढ़ते रहते हैं लेकिन संख्या यह रिपीट होती रहती है, जबकि जो इरेशनल था उसमें संख्या का रिपीट नहीं होता है। फिर इंटीजर जो पूर्णांक था, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस में -3 -2 अनंत तक, और इसमें होल नंबर में नेचुरल नंबर और जीरो को मिला के होल नंबर बन जाता है, तो वह संख्या इसके अंतर्गत आ जाती है। और अंत में हम लोगों ने देखा कि होल नंबर जो होता है तो यह भी 2 प्रकार का, एक शून्य और धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या को मिला करके बनता है। इस तरह से यह नंबर को आपको याद रखना होगा। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या, इसके 2 पार्ट होंगे। और इसके बाद इंटीजर, नॉन इंटीजर, फिर इसके ऋणात्मक और अऋणात्मक पूर्णांक, फिर इसके शांत और अशांत, और लास्ट में यह जीरो और धनात्मक या प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद में मैं यह काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या, इन सब के बारे में भी अलग अलग वीडियो बनाऊँगा और जिसमें आपको काफ़ी अच्छे तरह से सिखाऊँगा। इसलिए आप लोग माताजी क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह जो नंबर सिस्टम था यह आपके एग्ज़ाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद में यह गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत सी परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए यह नंबर सिस्टम आप इसे अच्छी तरह से समझ लेना और यह माताजी क्लास को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक कर देना। ओके, थैंक्स।